ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट है कि मैं कितना अपने यहाँ स्टोर कर पा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना मैं रिटेन कर पा रहा हूँ, है ना। तो मटेरियल को बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहिए। हमने हमारे सेशंस में आपको स्पेसिफिकली कुछ किताबें बताई है, उतनी ही किताबें बार बार पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है कि दोस्त आके बोलते हैं यार ये नहीं पढ़ा तो वेस्ट है यार, ये तो बहुत जरूरी था, नहीं सुनना है किसी की। ट्रस्ट मी, जो आपने ऑथेंटिक मटेरियल कहीं एक अच्छे मेंटर से, सोर्स से लिया है, उसको उठाओ, उसको पढ़ो ढंग से। सिर्फ सिलेबस पढ़ के खत्म करना ये टास्क नहीं है। अपने आप को जो गिवन एग्जाम है, जो मुझे 3 अगस्त को देनी है, उस एग्जाम के डिमांड के हिसाब से अपने आप को रेडी करना, उस टाइम पीरियड में डील कर पाना, उस चैलेंज को ओवरकम कर पाना, ये एक्चुअली मेरा टारगेट है। सिर्फ पढ़ाई खत्म करना ये एक बात है, पढ़ना खत्म करना एक बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवीकेएस। सीईपीएफ की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग यूट्यूब पे हम लोग जो अलग अलग लेक्चर्स की सीरीज लेके आते हैं, अभी एक नया पड़ाव जो है वो इस तरीके का है कि नाउ वी ऑल नो दैट हाफ टाइम है अभी, है ना। मतलब 1 साल का ड्यूरेशन जो हम अज्यूम करके चलते हैं कि पिछले साल का एग्जाम खत्म हो गया, अभी हम नए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो सबसे वाइसेस्ट स्टूडेंट होते हैं वो तुरंत शुरुआत करते हैं। फिर कुछ लोगों को जरा लेट काम करने की आदत होती है, लेट शुरुआत करने की आदत होती है। कुछ लोग नींद से जरा लेट जागते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों ने दिसंबर जनवरी में शुरू किया, कुछ लोग अभी भी थोड़ा सा, है ना, तो फरवरी मार्च से शुरू करेंगे। कुछ लोग फिर एकदम ही मतलब यूनिक स्पेसीज होते हैं जो नोटिफिकेशन के बाद शुरुआत करते हैं। ये वो पड़ाव है जहां अगर कोई नया बंदा भी शुरुआत करना चाहता है अगर अभी, तो वो कर सकता है, क्योंकि अभी 6 महीने बाकी है। इसके बाद जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंप्लीटली न्यू कमर टू कवर द सिलेबस, because we don't only have to read and revise and you know deal with the demand of the exam for paper 1 but also for paper 2, which is a skill building process which don't happen overnight. इसलिए ये जो 6 महीने हैं, 180 days जो कि एकदम बोला जाता है, लेकिन ये 180 days भी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम नॉट एक्चुअली इन वेरी मच फेवर ऑफ काउंटिंग द डेज, बिकॉज व्हेन आई से डेज एटलीस्ट वी हैव दैट फीलिंग कि अरे भाई 180 दिन अच्छा खासा समय है। क्योंकि ये जो दिन हम बोलते हैं जिसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि भाई 24 घंटे है, वी डोंट हैव दैट टाइम एक्चुअली। उसमें से जो सारा समय है जो हम हमारे डेली रूटीन में निकालते हैं, उसमें नींद है, खाना है, कुछ और ब्रेक है, कुछ अचानक आया हुआ काम है, इन सबको अज्यूम करके चलते हैं। तो ऑन एन एवरेज दिन का मैं कितना समय निकालता हूँ, मेरा खुद का फोकस है, आज पढ़ाई करने का मन करता है नहीं करता है, ये सारी चीजें, शायद कोई सब्जेक्ट समझने में मुझे दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा समय लगता है, ऐसा ये जो सारे प्रॉब्लम को अगर हम कवर करते हैं तो भी हमारे पास दिन में कितना समय है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा मुझे लगता है कि हमने हमेशा नंबर ऑफ आवर्स में कैलकुलेट करना चाहिए। तो मैं एवरेज पढ़ाई कितना करता हूँ, एकदम अच्छा क्वालिटी वाला, दिन में कितना घंटा बैठता हूँ, उसमें से कितना घंटा मेरा जेन्युइनली पढ़ाई होता है, वो ऑनेस्टी अपने आप के साथ दिखा के पर डे मेरा इतना नंबर ऑफ आवर्स है, उसको मल्टीप्लाई बाय 180 करके नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से सब्जेक्ट्स और प्रिपरेशन को कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इतना प्रिसाइजली कैलकुलेट करेंगे तो ही हम सिलेबस को सही तरह से जस्टिस दे पाएंगे। और सिर्फ सिलेबस पढ़ के खत्म करना ये टास्क नहीं है। अपने आप को जो गिवन एग्जाम है, जो मुझे 3 अगस्त को देनी है, उस एग्जाम के डिमांड के हिसाब से अपने आप को रेडी करना, उस टाइम पीरियड में डील कर पाना, उस चैलेंज को ओवरकम कर पाना, ये एक्चुअली मेरा टारगेट है। सिर्फ पढ़ाई खत्म करना ये एक बात है, पढ़ना खत्म करना एक बात है। तो इसीलिए कुछ गलतियां जो नॉर्मली हम प्रिपरेशन में करते हैं, हम लोगों का क्या होता है कि बैठ गए पढ़ने, लेकिन फिर बहुत बार कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ चीजें गलत हो जाती है, कुछ चीजें सही लगती है लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं होती है, और जिनकी वजह से हमारा प्रिपरेशन हैम्पर होता है। और अब जब 180 डेज बाकी है, तब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस तरह की गलतियां हम कुछ करें। तो उन गलतियों के बारे में थोड़ा आज बात करेंगे। तुरंत शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट वो रिवीजन। पीपल नॉर्मली स्किप रिवीजन बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज रिवीजन इज समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंसिडर्ड एज वेरी बोरिंग एस्पेक्ट, कि अरे यार वापस वही चीज पढ़ना, वापस वही चीज का डील करना। एक तो पढ़ने का ही मन नहीं होता है, फिर पढ़ते हैं कैसे तैसे, तो नया कुछ पढ़ने के लिए चाहिए। ये हो गया, चलो हो गया, अभी दूसरा करना है। अगर मेरा पॉलिटी मैं पढ़ रहा हूं तो वापस एक 8 दिन बाद अगर बोला जाए कि हाँ जो अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो,
तो गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली गो फॉर रिवीजन बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि विदाउट रिवीजन मुझे याद नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कभी कभी ऐसे भी होता है कि चाहते हुए भी जो उनको ये लगते रहता है कि अरे बहुत सारा काम बाकी है तो रिवीजन बाद में कर लेंगे, तो रिवीजन को स्किप करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप रिवीजन नहीं करते हो, बट यू स्किप इट फॉर दैट टाइम और बोलते हो कि आगे कर लेंगे। ऐसा करते करते आप अगले सब्जेक्ट पे जाते हो, फिर फरवरी का मार्च, मार्च का अप्रैल आता है, प्रेशर और बिल्डअप होता है, अभी इतना सारा बाकी है तो बाद में रिवीजन करते हैं। अभी अगर नया नहीं पढ़ूंगा तो वैसे भी फिर क्या फायदा। तो वो जो होता है कि अरे यार पुराना पढ़ना भी जरूरी है लेकिन नया नहीं पढ़ूंगा तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है, तो रिवीजन बाद में कर लेंगे, है ना। तो इस चक्कर में जो है आदमी रिवीजन को स्किप करता है। और रिवीजन की जो प्रोसेस है वो हमेशा पैरेलल ही होनी चाहिए। पैरेलल मतलब जब आप पढ़ रहे हो तभी रिवीजन। उसके लिए मैंने रिवीजन कैसे की जाती है उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, एवीकेएस के चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज गो थ्रू इट। लेकिन रिवीजन पैरेलल करो, डोंट स्किप इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन का ही एक हिस्सा है, रिवीजन का ही एक तरीका है और वो है टेस्ट सीरीज फॉर पेपर 1 और फॉर पेपर 2 बोथ। टेस्ट सीरीज इज मस्ट। Now AVKS is also providing you a very good qualitative test series, right? पेपर 1 पेपर 2 की दोनों की। तो आप प्रतिभा टेस्ट सीरीज जो है तो यू कैन ज्वाइन दैट। अगर आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको हमेशा टोज पे रखता है। टेस्ट सीरीज हमेशा आपको दिखाता है पाथ, आपका प्रिपरेशन का स्टेटस, दर्जा दिखाता है, हमें हमेशा हमारा लेवल दिखाता है। तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, बोलते भी ये, सोचते भी कि टेस्ट सीरीज लगाएंगे, लेकिन उनको लगता है टेस्ट सीरीज बाद में लगाने की बात है। आखिरी का 1-2 महीने में सारा प्रिपरेशन होने के बाद में टेस्ट सीरीज लिखूंगा, उसमें मजा नहीं है। क्योंकि टेस्ट सीरीज इज समथिंग लाइक यू राइट इट देन यू अंडरस्टैंड कि ओ ओके तो ये मेरा फैक्टर वीक है, तो उस पर फिर काम करना, फिर दूसरा देना, फिर उस पर काम करना। एंड में अगर आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपके जो वीक फैक्टर है उस पर काम कब करोगे आप, वीक के वीक ही रह जाएंगे। तो बस फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट सीरीज होगा। फिर और प्रेशर खड़ा होता है कि यार मैं अप टू द मार्क नहीं हूं, फिर ऑलरेडी आपका मोरल डाउन हो गया कि यार इस साल वैसे भी फिर मेरा नहीं होने वाला है, फिर ये नेगेटिविटी लेके कहां एग्जाम दोगे। तो टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन करो। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है जो होता है आजकल, क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सोशल मीडिया पे, रीडिंग रूम में, अच्छी बात है वो। लेकिन फिर ना कोई आके बोलता है कि अरे देख ये सब्जेक्ट क्लियर ना, ये बहुत सही है, ये बहुत बढ़िया बुक है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तूने ये नहीं पढ़ा, तूने वो नहीं पढ़ा। तो बच्चे फिर क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी किताबें, और ना वो मटेरियल को मतलब ओवरलोड हो जाता है वो। तो फिर उनको लगता है कि अरे यार मेरा ये नहीं हुआ। फिर कभी कभी क्या होता है कि 1-आध महीना पढ़ रहा है, क्वालिटी खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो बोल रहा है कि ये भी होना चाहिए, क्वालिटी मुझे मेंटेन करना है। तो उस चक्कर में जो ये ओवरलोडिंग, और आजकल है ना मतलब हर जगह फोटोकॉपी दिया, कुछ पैसे ले लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट है कि मैं कितना अपने यहाँ स्टोर कर पा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना मैं रिटेन कर पा रहा हूँ, है ना। तो मटेरियल को बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहिए। हमने हमारे सेशंस में आपको स्पेसिफिकली कुछ किताबें बताई है, उतनी ही किताबें बार बार पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है कि दोस्त आके बोलते हैं अरे ये नहीं पढ़ा तो वेस्ट है यार, ये तो बहुत जरूरी था, नहीं सुनना है किसी की। ट्रस्ट में, जो आपने ऑथेंटिक मटेरियल कहीं एक अच्छे मेंटर से, सोर्स से लिया है, उसको उठाओ, उसको पढ़ो ढंग से, टेस्ट सीरीज देते रहो, पीवाईक्यूज देखते रहो, एंड ऑफ द स्टोरी। मटेरियल को ओवरलोड करके हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। पेपर 2 हमेशा मैं बोलता हूं, पेपर 2 हमेशा ऐसी चीज है जिसको हम डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बोलते हैं कि भाई कर लेंगे कर लेंगे। क्योंकि पेपर 2 जो है वो एक्चुअली करने की चीज है ना, पेपर 2 पढ़ने की चीज नहीं है ना। पेपर 2 एक्चुअली पेन पेपर लेके लिखने की चीज है, ऐसे आर्गुमेंट, रिपोर्ट, कॉम्प्रहेंशन जो भी होगा। और हमको लगता है कि यार वो देखा जाएगा, वो किया जाएगा। फिर एक आध बार हम अपने आप को गिल्ट से निकालने के लिए लिखते हैं एक आध दूसरा ऐसे, और बोलते भी कि हाँ हम हफ्ते में एक लिख रहे हैं। क्या फायदा होगा हफ्ते में एक ऐसे लिख के? यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 2 एक्चुअली। एंड ट्रस्ट मी, एक्चुअली पिछले कुछ साल का बच्चों का अनुभव ऐसा रहा है ना कि पेपर 1 में कम मार्क्स मिले हैं, इसलिए फिर उनको पेपर 1 और ज्यादा फोकस करने का मन होता है। लेकिन इतना याद रखिए कि पेपर 2 में भी अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो, या फिर अगर आप पेपर 2 में आपको अच्छा स्कोर नहीं आता है, 80+, 85+ स्कोर नहीं आता है आपका, तो वैसे भी आप फाइनल लिस्ट में नहीं आने वाले। और इसीलिए पेपर 2 के प्रैक्टिस को स्किप नहीं करना है। रोज थोड़ा समय, या फिर एटलीस्ट अल्टरनेट डे समय निकाल के 1-2 घंटा बैठ के लिखना है, कंटेंट चेक करना है। इसलिए फिर टेस्ट सीरीज आ गई, है ना।
इसलिए फिर मेंटर आ गया जो आपका कुछ इवेलुएट करके दे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और दूसरी बात क्या है फिर कि वो इवेलुएट करके लेना, बार बार लिखना, इंप्रूव करते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेपर 2 के प्रैक्टिस को हमको स्किप नहीं करना है। देन कम्स टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के एक्चुअली 2 एस्पेक्ट है। एक्चुअली जो एग्जाम के दिन हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं वो भी हम लोगों का पुअर होता है क्योंकि हम उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट ऑफ आवर प्रिपरेशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन राइट नाउ। तो क्या होता है कि जितना समय मेरे पास अवेलेबल है उतने ही समय में मैं मैक्सिमम कैसे पढ़ाई करूं, उसके लिए टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों की आदत में देखता हूं कि मॉर्निंग में वो न्यूज़पेपर के पीछे पड़ जाते हैं, 2 घंटा न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, खत्म ही नहीं हो रहा है। वो एनर्जी आपका सुबह का जो था या जो भी आपका स्टार्टिंग ऑफ द डे है वो खा लिया न्यूज़पेपर में, फिर आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ने लगते हो, आपका खराब हो गया। देन स्टार्टिंग में रोज प्लान करके कि कल मुझे क्या क्या फिनिश करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। और मेरे पास फॉर एग्जांपल 6 घंटा में पढ़ रहा हूँ, 8 घंटा में पढ़ रहा हूँ, तो उस 8 घंटे में मुझे क्या क्या करना है। फॉर एग्जांपल एट अ टाइम नॉर्मली 2 सब्जेक्ट लेना सही है, ज्यादा से ज्यादा। मल्टीपल सब्जेक्ट अगर हम लेते तो बहुत खिचड़ी हो जाती है। 2 सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, और पैरेलली फिर करंट अफेयर्स होता है, थोड़ा मैथ्स होता है, थोड़ा पेपर 2 होता है, उसको आप पैरेलली करो तो अपने आप 3-4 चीजें आप पैरेलली कर ही रहे हो। तो 2 जीएस के सब्जेक्ट्स, उसमें भी फॉर एग्जांपल सुबह मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। नॉर्मली क्या होना चाहिए पता है क्या, हमें पता होता है कि नंबर ऑफ आवर्स में इतना पढ़ता हूँ, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स के साथ साथ टारगेटेड स्टडी करना भी जरूरी है। एबीकेएस के टेलीग्राम चैनल पे उन लोगों ने ऑलरेडी आपको साल भर का आपने क्या क्या रोज करना है, कितना टाइम, कितने 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 आज के दिन में क्या खत्म होना चाहिए सिलेबस, वो सारा टाइम टेबल दे रखा है। अगर आप वो भी फॉलो करते हो ना, बस आप एबीकेएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, you'll get it, तो भी आपको बहुत मदद मिल जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरा दिन भर में मेरा शेड्यूल कैसे होना चाहिए, फिर उसमें मैं आज सिर्फ थ्योरी पार्ट के लिए क्या कर रहा हूँ, रिवीजन के लिए कितना टाइम निकाला, पेपर 2 के लिए कितना निकाला। जब मैं बहुत बोर हो गया, सर दुख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा मैप देख लूंगा, ठीक है, थोड़ा मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज या कुछ पीवाईक्यू देखने में क्या होता है कि कुछ चैलेंज सामने आता है तो आदमी थोड़ा सा अटेंशन हो जाता है, पढ़ पढ़ के पक गए। तो कुछ ऐसा एक्सरसाइज करके अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना हमें सीखना है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि ये जो ओमिटिंग सब्जेक्ट्स वाला है ना, ये इसीलिए होता है, इसका पीछे जो कारण मैंने बोला, ओवरलोडिंग हम किसी मटेरियल का करते हैं तो बहुत बार फिर एक सब्जेक्ट खत्म करने में बहुत समय लगता है। फिर बोलते हैं कि छोड़ यार, अभी मैं ना पॉलिटिको करता हूँ, इकोनॉमिक्स को स्किप कर देंगे, एनवायरमेंट को नहीं करेंगे, मैथ्स मुझे वैसे भी नहीं जमता है तो छोड़ो। अरे मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट, या बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री, नॉर्मली आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे साइंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है, यू कैन नॉट स्किप इट। लेकिन सर वो बहुत मुश्किल लगता है, टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती, तो क्या करेंगे भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें भी ना जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 2 कैटेगरी एटलीस्ट होती है कि एक बहुत टफ क्वेश्चन है, एक लेकिन जो है ना बेसिक है, जो नॉर्मली रूटीन में भी हम लोग सुनते पढ़ते हैं उसके बारे में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। तो ऐसा हमेशा क्या करना है, किसी सब्जेक्ट को डायरेक्टली स्किप नहीं करना है। करना यह है कि उस सब्जेक्ट कि जो इजीएस्ट पोर्शन है उतना तो करो एटलीस्ट, जो टफ वाला है उसको स्किप कर दो फिलहाल के लिए, टाइम परमिट होगा तो मैं करूंगा। लेकिन जो इजी वाला पार्ट है, जहां तक मेरा समझने का है लेवल, वहां तक उस सब्जेक्ट को करना चाहिए। किसी सब्जेक्ट को डायरेक्टली स्किप करना इज ब्लंडर। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं, मुझे बायोलॉजी समझ में नहीं आता, फिर भी बायोलॉजी का कुछ बेसिक फंडा जो है, कुछ क्लासिफिकेशन होगा, कुछ बेसिक टर्म्स होंगे, उनको करना ही है। पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू देखोगे, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन अगर होंगे ना, तो आप देखोगे कि 5 से 7 क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजियर है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली 1-2 क्वेश्चन टफ देखते उसको लगता है ये सब्जेक्ट हमको देखना ही नहीं है। मुझे मैथ्स नहीं आता, 10 तक तो मैथ्स था, +2 तक तो मैथ्स था, तो जो सिंपल वाला है उतना तो मैं कर लूंगा, उसकी तो प्रैक्टिस करूंगा, आगे 2-4 सम तो क्या फर्क पड़ेगा। कभी कभी समय होता है लेकिन मैंने मैथ्स बिल्कुल नहीं किया इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते। तो कोई भी सब्जेक्ट हमको ओमिट नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो टीचर हुआ करते थे हमको हमेशा ये बोलते थे कि बहुत अहम हिस्सा हेल्थ का होता है, आप हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, हम अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ ठीक है मैं हूं, लेकिन बॉडी जो है, माइंड जो है वो बॉडी के अंदर ही है और उससे कनेक्टेड है। तो जितना मैं अच्छा खाना खाता हूँ, जितना मैं
ठीक से नींद लेता हूँ, जितना मैं कुछ अगर आप कुछ योगासन या फिर इस तरीके का कुछ कर रहे हो, थोड़ा एक्सरसाइज भी, हेल्दी फ्रेश रहना, और है ना, एकदम सात्विक खाना नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे पता है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो किस तरीके का फूड मैंने खाना चाहिए। अगेन यू डेफिनेटली हैव योर चीट डेज, राइट। लेकिन अगर ये साधना है, अगर हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे लोग भी जो कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ 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 कर रहे हैं, हम देखते हैं ना एक्टर्स लोग भी, अगर कुछ स्पेसिफिक सिनेमा है उसकी कुछ डिमांड है कैरेक्टर की, तो वो 6 महीना 1 साल बिल्कुल ही करते, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारा भी तो ये एक है ना चैलेंज ही है, हमारा एक प्रोजेक्ट ही है। तो उस प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको ये बोला जाए कि आपको अगले कुछ दिन कुछ भी स्पाइसी या कुछ भी ऑयली नहीं खाना है, तो व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट? आई एम नॉट अगेंस्ट इट, इट्स जस्ट दैट वॉट एवर इज हैम्परिंग माई प्रिपरेशन और माइट हैम्पर माई प्रिपरेशन, आई शुड अवॉइड इट। तो हम लोगों का जो फूड है, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये सुनना आसान है, लेकिन हम बाहर रहते हैं, मेस में जो मिलता है वो खाना पड़ता है, तो एब्सोल्युटली गो अहेड फॉर इट। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ, थोड़ी एक्सरसाइज करना, कुछ अगर पॉसिबल है तो कुछ योगासन या जो कुछ होगा जिससे हम लोग फिट हेल्दी फाइन फील करते हैं। सिर्फ नॉर्मल होना नहीं, अच्छा फील करना भी जरूरी है, ताकि फिर जो कुछ कर रहा हूं उसमें अच्छा फीलिंग आता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी बोर हो जाओ ना, इंटरनेट मोबाइल तो भी हाथ में ही है, फिर कुछ भी देखते हैं तो कोट्स ढूंढो। कोट्स ढूंढने का फायदा क्या है कि बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ लिखा रखा है बहुत लोगों ने, तो पढ़ के ना अलग ही यहाँ अच्छा महसूस होता है, ऐसे में लिखने के लिए भी काम आता है ना। तो कुछ ऐसी चीजें करना, और ओवरऑल ये जो माइंड और बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करना, ये भी उतना ही जरूरी है। तो मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें जो है हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ताकि हम लोग इसमें से अच्छा कर पाए। अब इसमें आखिरी एक चीज ये है, कमर्शियल मार्केटिंग भी तो होनी चाहिए ना भाई। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि ये जो सारी चीजें हैं इसमें से जो कुछ नए बंदे हैं जो अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि अरे एग्जैक्टली क्या करूं, कितना करूं, कैसे करूं। तो यू नीड अ काइंड ऑफ गाइडेंस, यू नीड काइंड ऑफ मेंटरिंग। सो एवीकेएस इज देयर फॉर यू। ये जो अभ्यास 2 बैच है, ये अभी 180 दिन का है। यहाँ आपको जो ऑनलाइन बैच है ये, और इसका ऑफलाइन भी है जो कि दिल्ली में अवेलेबल है। तो ऑनलाइन जो है वो जहाँ आपको पेपर 1 की क्लासेस मिलेंगी, पेपर 2 की क्लासेस मिलेंगी, और टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी मिलेगा, मेंटरशिप गाइडेंस, और आफ्टर एग्जाम इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी आपको हेल्प होगी। तो आपको लगता है कि भाई सीरियसली देना है और ज़्यादा मुझे इतना कुछ अभी वो मैनेज नहीं हो रहा है, तो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन स्टार्ट। जैसे ये ऑनलाइन बैच है वैसे ऑफलाइन बैच भी है अभ्यास, जो कि दिल्ली में है। तो आप गिवन नंबर पर अगर कांटेक्ट करते हो तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। सो मुझे लगता है कि ये जो मिस्टेक्स है अगर ये मुझसे हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए और उस पर काम कीजिए, ठीक है। बाकी कोई भी इशू है जस्ट लेट अस नो हियर, विल बी डेफिनेटली देयर टू गाइड यू, ठीक है। जल्दी मिलते हैं और कुछ नया लेके आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।